हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों आप सभी का कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का जैसा ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में, यानी राजस्थान जीके के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि रीट के सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है 2021 के लिए, और इसमें कुछ हद तक राजस्थान की कला और संस्कृति इतिहास को लेकर बहुत ही बड़ा सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इन सिलेबस के, जो नया सिलेबस है रीट 2021 का, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें से आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन है दोस्तों, वो है काला और बाला कृषि कार्यों को उपकारक देवता। काला और बाला और एवं कृषि कार्य जो होते हैं उसका उपकारक देवता किसे कहा जाता है। हमें ये बताना है कि काला बाला और कृषि कार्य का उपकारक देवता कौन होता है। यहाँ विकल्प है वो है गोगाजी, बाबूजी, तेजाजी और देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा तेजाजी। तेजाजी को काला और बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। किसे कहते हैं? तेजाजी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर का होगा, तेजाजी को काला बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गोगाजी को सर्प यानी कि सांप के काटने के उपचार के लिए किसे याद किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों, गोगाजी को किया जाता है। ठीक है, देवनारायण जी और बाबूजी ये भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागौर जिला है, उसमें एक जगह है खड़नाल, वहाँ हुआ था तेजाजी का जन्म। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं, उसको घोड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ला। तेजाजी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। इसके अलावा तेजाजी का जो चबूतरा बना हुआ होता है उसे थान कहते हैं। क्या कहा जाता है? तेजाजी के जो चबूतरे बने हुए होते हैं उसे थान कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तेजाजी ने लाचा गुजरी थी, उसकी गायों को मेर के लोगों से छुड़वाया था। ठीक है, तेजाजी ने किसकी गायों को मेर के लोगों से छुड़वाया था? वो छुड़वाया था दोस्तों लाचा गुजरी की गायों को मेर के लोगों से छुड़वाया था तेजाजी ने। ठीक है, तेजाजी का मेला जो लगता है वो लगता है दोस्तों नागौर के परवतसर में। कहाँ लगता है? हर साल लगता है। नागौर जिले के परवतसर में तेजाजी का मेला लगता है प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल भादवा सुदी दशमी को तेजाजी का मेला लगता है नागौर परवतसर में दोस्तों। और ये क्या है? ये मेला जो है ना, एक पशु मेला भी है। क्या है? तेजाजी के नागौर में जो पशु मेला लगता है ये एक पशु मेला भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो तेजाजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें तेजाजी का मेला और इसके पुजारी को और इनके पुजारी को घोटाला कहते हैं, और इनके चबूतरा क्या कहलाता है? थान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें, वो है कौन सा तत्ववाद नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। तत्ववाद बोलते हैं दोस्तों जिसमें तार लगे हुए होते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? तत्ववाद जिसमें तार लगे हुए होते हैं। तत्ववाद उसे बोलते हैं जिसमें तार लगे हुए होते हैं, यानी कि वो वाद्य यंत्र जो तारों से बने हुए होते हैं वो होते हैं तत्ववाद। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि तत्ववाद नहीं है। ऑप्शन है कामायचा, रबाब, सतारा और इकतारा। तो सतारा है दोस्तों, वो एक तत्ववाद नहीं है। क्या नहीं है? सतारा एक तत्ववाद नहीं है। सतारा जो है दोस्तों वो है सुशीरवाद। सतारा क्या है? सुशीरवाद है सतारा, यानी कि वो आवाज़ जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सतारा। क्या होगा? सतारा इसका राइट आंसर होगा। सतारा जो है एक सुशीरवाद है, न कि तत्ववाद। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन से तत्ववाद हो सकते हैं? तत्ववाद है दोस्तों वो है कामायचा, सारंगी, भपंग, रबाब, सूरजमंडल, तंदूरा और इकतारा।
ये सारे ही क्या है, तत्ववाद है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाद्य यंत्र भी रीट में एग्ज़ाम के सिलेबस में जोड़े गए हैं। तो तत्ववाद के उदाहरण हैं यहाँ पे कामायचा है, सारंगी है, भपंग है, रबाब, सूरजमंडल, तंदूरा और इकतारा। ये सारे ही क्या है, तत्ववाद के उदाहरण है। इसके अलावा सुशीलवाद, सुशीलवाद में नड़ है, बांकिया, सतारा, नागफणी और मुरली। ये सारे ही सुशीलवाद के उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सुशीलवाद वो वाद होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि जो मुंह की आवाज़ से बजते हैं, हवा जो आती है हमारे मुंह से उनसे बजते हैं, वो होते हैं सुशीलवाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का, दादू पंथ के सत्संग स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। दादू पंथ एक संप्रदाय था जो दादू दयाल जी ने चलाया था। ठीक है, और पूछा गया है यहाँ पे कि दादू पंथ के सत्संग स्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है परचा, जमा, थान, अलख दरीबा। तो दोस्तों दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, अलख दरीबा के नाम से दादू पंथ के सत्संग स्थलों को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा थान शब्द है दोस्तों, वो आप जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है, तेजाजी से जुड़ा हुआ है। चबूतरे को, तेजाजी के चबूतरे को थान बोलते हैं। परचा जो शब्द है और जमा, ये दोनों ही रामदेव जी जो हमारे राष्ट्र के लोक देवता है उनसे जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है किस शैली में लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो शैली बतानी है जिसमें लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ पे विकल्प है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली और बीकानेर शैली। दोस्तों लाल पीले रंगों का जो अधिक प्रयोग किया गया है वो किया गया है मारवाड़ शैली में। किस में किया गया है, मारवाड़ शैली में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, मारवाड़ शैली। किस में किया गया है, लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग मारवाड़ शैली में किया गया है। मारवाड़ शैली को दोस्तों जोधपुर शैली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन है किस चित्रकार को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो चित्रकार जिसे नागरी दास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है सावन सिंह, रामलाल, उमेद सिंह और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सावंत सिंह। सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका राइट आंसर, 1 नंबर का इसका राइट आंसर है सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किस चित्रकार को सावंत सिंह के नाम से भी जानते हैं, या फिर सावंत सिंह जो चित्रकार थे इनका अन्य नाम क्या है। तो सावंत सिंह को ही नागरी दास के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6 नंबर का। इसमें पूछा है कि कौन सा किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है। वो किला का नाम बताना है हमें वो किले का नाम बताना है जो चांदी के गोले के दागने को लेकर प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, वो है मेहरानगढ़ है, चोमू का किला है, चूरू का किला है और बसंतगढ़ का किला है। चूरू का किला है दोस्तों जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है। कौन सा किला रहा है चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है दोस्तों, वो रहा है चूरू का किला। कौन सा किला रहा है, चूरू का किला है दोस्तों। मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर का, चूरू का किला। इसके अलावा दोस्तों मेहरानगढ़ का जो किला है ये जोधपुर ज़िले में है और इसे जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस किले का जो निर्माण किया गया है ना वो दोस्तों वो किया गया है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पर किया गया है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर जिसे ससुर बहू भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर जिसे ससुर बहू भी कहते हैं
वो कहाँ स्थित है। हमें जगह बतानी है सास बहू के मंदिर की, तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। वो है बीकानेर देशनोक में है, या फिर उदयपुर नागदा में है, या राजसमंद श्रीनाथ में है, या चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों सास बहू का जो मंदिर है वो है उदयपुर नागदा में। कहाँ है? उदयपुर नागदा में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का उदयपुर नागदा। क्या होगा? उदयपुर नागदा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ वही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और टीट 2021 के नवीनतम सिलेबस को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चनों का निर्माण किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का, किलकिला, शंभू बाण और गजनी का। किलकिला, शंभू बाण और गजनी का, ये सारी तोपों के नाम है दोस्तों। तो हमें बताना है कि ये तोपें हैं किस दुर्ग में रखी गई है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी का, ये तोपें हैं, इनको किस दुर्ग में रखा गया है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे और याद भी कर लीजिएगा कि किलकिला, शंभू बाण और गजनी का तोपें किस दुर्ग में रखी गई है। यहाँ पे ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग, बीकानेर दुर्ग और कांकनवाड़ी का किला। दोस्तों ये तोपें रखी गई है वो रखी गई है जोधपुर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में रखी गई है किले? जोधपुर दुर्ग में इन तोपों को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? जोधपुर दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, जोधपुर दुर्ग में इन तोपों को रखा गया है। दोस्तों याद कीजिए, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था कि जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर दुर्ग को कहा जाता है, जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों चलते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। राजस्थानी भाषा है, इसका एक शब्दकोश था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया? इसके ऑप्शंस है कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, सीताराम लालस और सारंगधर। इन चारों में से हमें बताना है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन है वो है राइट आंसर क्या है? सीताराम लालस। किसने किया? सीताराम लालस ने किया, सीताराम लालस ने। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये 9 नंबर का, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। दोस्तों आप वीडियो से संबंधित नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है t.me मीडियम प्लस एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप वीडियो से संबंधित नोट्स इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। किस रचना में महाराणा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां, महाराणा अभय सिंह और गुजरात का सूबेदार था सर बुलंद खां। कौन था? सर बुलंद खां। इनके मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन किस रचना में किया गया है, ये हमें बताना है। यहाँ पर 4 रचना दी गई है, वंश भास्कर, ब्रजनिधि ग्रंथावली, मारवाड़ परगनारी विरत और राजरूपक। तो राजरूपक में महाराणा अभय सिंह और गुजरात के सर बुलंद खां के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और दोस्तों ये बता दूं कि राजरूपक जो लिखी है वो लिखी है वीरभान ने। किसने लिखी है? वीरभान ने। वीरभान राजरूपक ग्रंथ का रचयिता है। कौन है? वीरभान राजरूपक ग्रंथ का रचयिता है। मारवाड़ परगनारी विरकत जो लिखी है ये लिखी है नैन्सी ने। किसने लिखी है? नैन्सी ने, मोहनूत नैन्सी ने लिखी है मारवाड़ परगनारी विगत। और दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वंश भास्कर जो लिखी थी वो लिखी थी सूर्यमल मिश्रण ने। किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने, जो कि वंश भास्कर के रचयिता थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गु बाई का संबंध किससे है? हमें बताना है कि फल्गु बाई का संबंध किससे है। फल्गु बाई का संबंध किससे है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मांड गायकी, चरी नृत्य, चित्रकला और हस्तकला। ठीक है, तो फल्गु बाई का संबंध है दोस्तों वो है चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से?
चरी नृत्य से, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का कि फल्गुबाई जो संबंध है वो चरी नृत्य से है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि अब मैं आ चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चंस को रखा गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आने की जिन प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है उन्हीं प्रश्नों को इन टेस्ट सीरीज में रखा गया है और आने वाले वीडियो में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप राजस्थान जीके से जो जुड़े हुए हैं इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, इन्हें देख लेना है ताकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपका कोई गलत नहीं हो और ना ही छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा आभूषण कान से संबंधित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा आभूषण है जो कान से संबंधित नहीं है, यानी कि वो आभूषण जो कान में पहने जाते हैं। उसके अलावा एक आभूषण ऐसा है इनमें जो कान में नहीं पहना जाता है, तो उस विकल्प को हमें बताना है। तो ओगनिया यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, उसमें है एक ओगनिया, गोखरू, टोटी और बाली। कौन सा है? गोखरू, टोटी और बाली। तो कान से संबंधित जो आभूषण है वो नहीं है, वो है गोखरू। कौन सा नहीं है? गोखरू कान से संबंधित आभूषण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का। क्या होगा? सेकंड नंबर का इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, गोखरू, ओगनिया, टोटी और बाली ये तीनों आभूषण तो कान में पहने जाते हैं, लेकिन गोखरू जो आभूषण है वो पहना जाता है हाथ में। किस में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है गोखरू आभूषण। ठीक है, इसके अलावा आभूषण जो कान से संबंधित है, कान में पहनने वाले जो आभूषण है उनमें लांग, टोटी, झुमका, ओगनिया है ना, और सुरलिया, कनफूल और बाली, ये सारे आभूषण वो है जो कान में पहने जाते हैं। आभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और रीट में भी आने की संभावना पूरी पूरी है। तो कान में जो आभूषण बने जाते हैं वो लौंग, टोटी, झुमका, ओगनिया, सुरलिया, कनफूल और बाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पैर, सिर, कमर और हाथ। तो मेमंद आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है दोस्तों सिर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है मेमंद आभूषण। ठीक है, अब सिर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? सिर पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो पहने जाते हैं दामनी, टीका, तावित, राखड़ी, मांग और बोरला। ये सारे आभूषण वो है जो सिर पर पहने जाते हैं। ठीक है, इन नाम को ध्यान रखना है। इसी तरीके से दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेले से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा पशु मेला लगता है, यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है झालरापाटन, झालावाड़, पुष्कर, करौली और जोधपुर। तो चंद्रभागा पशु मेला जो लगता है वो दोस्तों वो लगता है झालरापाटन में। कहाँ लगता है? झालरापाटन में लगता है, जो कि झालावाड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? एक मेला आयोजित होता है दोस्तों बादशाह मेला। कौन सा मेला? बादशाह मेला। यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है और कहाँ का प्रसिद्ध है हमें बताना है दोस्तों। बादशाह मेला जो लगता है वो लगता है ब्यावर में। कहाँ लगता है दोस्तों? बादशाह मेला आयोजित होता है ब्यावर में। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है और कहाँ का ये मेला प्रसिद्ध है? तो ब्यावर अजमेर का ये मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का है? ब्यावर का ये मेला है जहाँ बादशाह मेला आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? पर्युषण पर्व है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है ये पर्युषण पर्व। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। ये एग्जाम में आ चुका है, शायद ये एग्जाम में आ चुका है, एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद झील है, वहाँ पर एक पाल बनी हुई है, उस पर किस देवी का मंदिर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शंस है करणी माता का, जोगनिया माता का, घेवर माता का और आवड़ माता का।
तो राजसमंद पाल की झील पर जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है किसका? घेवर माता का। घेवर माता का राजसमंद पाल की झील पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबू जी, जो हमारे लोक देवता है, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है श्री राम, लक्ष्मण, कृष्ण और कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर का राइट आंसर होगा, पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण जी का अवतार। और अब पाबू जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। पाबू जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था फलोदी के कोल्लू गांव में। कहाँ हुआ था? फलोदी के कोल्लू गांव में पाबू जी का जन्म होता है। इन्होंने देवल चारनी की गायों को छुड़ाया था। किसको छुड़ाया था? देवल चारनी की गायों को छुड़ाया था। दोस्तों, लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़ाया था? तो वो छुड़ाया था तेजा जी ने। किसने छुड़ाया था? तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पाबू जी ने तो देवल चारनी की गायों को छुड़ाया था और तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यानी कि ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजनीय है? तो वह है पाबू जी। ठीक है। पाबू जी को भाला लिए अश्वारोही के रूप में भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और हरमल और चांदा, हरमल और चांदा डेरा पाबू जी के रक्षक थे। कौन थे? हरमल, चांदा और डेरा पाबू जी के रक्षक थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पाबू जी के रक्षक कौन थे? हरमल, चांदा और डेरा पाबू जी के रक्षक थे। तो ये पाबू जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात और क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं और उन्हें सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहड़ संस्कृति है दोस्तों, आपको अच्छी सी तरह से पता होगा कि आहड़ संस्कृति जो है उदयपुर की है। तो आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर का उदयपुर। ठीक है। और आहड़ संस्कृति की जो खोज करी थी दोस्तों, वो करी थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी थी? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने आहड़ संस्कृति की खोज करी थी। और आहड़ संस्कृति में उत्खनन किया था वो H.D. सांकलिया जी ने किया था। किसने किया था? H.D. सांकलिया जी ने किया था आहड़ संस्कृति या आहड़ में उत्खनन H.D. सांकलिया जी ने किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था, हमें बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, दलपत विजय, वीरभान, अबुल फजल और अमीर खुसरो। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो गया था वो गया था अमीर खुसरो। कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर का, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय गया था। अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों, उसमें है खजाइन उल फुतू और नूह सिपहर भी अमीर खुसरो की रचना है। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मीडियम प्लस एजुकेशन। साथ ही आपको हमारे इस चैनल पर हमारे जो वीडियो आते हैं उनसे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए मददगार भी साबित हो सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। जल्द हम दोस्तों राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज 4 में मिलने वाले हैं, और उस टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।